देखिए लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टॉर्क एंड इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया, ये 3 क्वेश्चन हमने क्लियर किए। आज हम बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉर्क। जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉर्क का मतलब वो टॉर्क में आ रहा है, यानी जो हमने अभी तक एसेंशियल एलिमेंट पढ़े उन तीनों एलिमेंट को पूरा करना है। इंजूरिया साइन डैमनम में वह उस लीगल इंजरी के तहत आ रहा है जो कि कंपनसेशन देने के लिए एंटाइटल बनाती है आपको। लेकिन टॉर्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां अकृत्य होने के बावजूद भी आप लोग जस्टिफाइड करते हैं, उसको न्यायोचित ठहराते हैं। अब देखिए, ये जस्टिफिकेशन में हम अलग अलग जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे। इनको हम अपवाद भी कह सकते हैं कि टॉर्ट हुआ तो है लेकिन आपने एक तरीके से बचाव ले लिया, डिफेंस ले लिया कि देखिए ये जो टॉर्ट हुआ इसका कॉज ये था। यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी सहमति से किए गए कार्य वह देखिए, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी वह कार्य जहां पर, इसको हम यदि सीधे और सरल भाषा में समझें, सीधे और सरल भाषा में समझे तो हम कह सकते हैं आ बैल मुझे मार। मतलब जब आप किसी भी कार्य को अपनी सहमति से करते हैं तो ये कहा जाता है कि उस कार्य के लिए आप किसी को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का सबसे बड़ा निर्णायक है। देखिए, मेरे लिए क्या सही है इसका सबसे अच्छा निर्णय कौन ले सकता है? मैं। यानी कंसेंट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट। कंसेंट क्या होती है? आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट को पढ़ा होगा। कंसेंट क्या होता है? सहमति। यानी एक तरीके से आप किसी कार्य को करने की अपनी स्वीकृति जब प्रदान कर देते हैं और बाद में जब वो कार्य हो जाए और बाद में आप ये कहें कि यार इससे जो नुकसान है उसके लिए आप मेरी भरपाई करो, तो विद द कंसेंट आप जब इस एक्ट को करने के लिए परमिटेड करते हैं किसी व्यक्ति को, तो उस कार्य के लिए फिर जो भी नुकसान होगा उस नुकसान के लिए आप किसी दूसरे को एलिगेट नहीं कर सकते। आप इस बात का ऑब्लिगेशन नहीं करते कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य था या आपके एक्ट की वजह से मुझे नुकसान हुआ, उसका रीजन क्या था? क्योंकि मैंने उस कार्य को करने की अपनी कंसेंट आपको दी। अब देखिए, जब भी कोई कार्य सहमति से होता है तो सहमति को हमें बहुत अच्छे से समझना है। सहमति दोनों तरीके से हो सकती है। पहली सहमति तो यह है कि मैंने आपको कहा कि एक कोई मरीज है, वो डॉक्टर के पास जाता है और वहां कहता है कि भाई मुझे ये बीमारी है, और डॉक्टर उसे कहता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसने ऑपरेशन की कंसेंट दे दी, कंसेंट लेटर पे साइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेस वे में आपने एक कंसेंट जो कि डॉक्टर के द्वारा मांगी गई, आपने उसके ऊपर अपनी सहमति जाहिर कर दी। अब मान लो ड्यूरिंग द ऑपरेशन किसी भी प्रकार का कोई हार्म होता है तो आपको यह कहने का मौका नहीं दिया जाएगा कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने जो भी कार्य किया उस कार्य के लिए आपने सहमति प्रदान की थी। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस वे में आपने क्या कर दिया? अभियुक्त रूप से आपने कंसेंट दे दिया। लेकिन कंसेंट में कई बार क्या होता है? इम्प्लाइडली कंसेंट भी होती है। इम्प्लाइडली कंसेंट का मतलब यह है कि जब आप किसी एक कार्य को करने की अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं
तो उससे जुड़ी हुई जो आनुषंगिक बातें हैं, यानी कि जो उससे जुड़ी हुई है, वो करंट है, यानी कि कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड जो एक्ट है वो दोनों से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि पहली सहमति जब आपने दी तो उस सहमति को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाएगा उस कार्य के साथ वह कार्य भी होना अनिवार्य है। तो ऐसी कंसेंट जो कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने तो क्या देखा कि वो एक्सप्रेस वे में डॉक्टर ने कंसेंट मांगी, आपने सहमति दे दी, तो ये एक्सप्रेस वे में कंसेंट है। अब इम्प्लाइडली कंसेंट क्या है, डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करेगा इसके लिए आपने उससे ना तो पूछा और ना डॉक्टर ने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइडली कंसेंट है। उसके साथ डॉक्टर ने ये कहा कि इसमें अब थोड़ा रिस्क है, तो इसका मतलब इस बात की भी आपने कंसेंट दी है। ऐसी प्रत्येक कंडीशन की, जैसे मान लो आप वैसे कोई मैच देखने के लिए मान लो ग्राउंड पे जाता है, तो वहां पर जब आप मैच देखने के लिए टिकट परचेज करते हैं, परचेज करते ही आपने क्या कर दिया, एक तरीके से एक कंसेंट कर दी, और इस कंसेंट के अनुपालन में, इस कंसेंट के एग्रेशन में आपने मैच देखने के लिए एक सीट, निर्धारित सीट के ऊपर जाकर बैठ गए। अब मान लो किसी प्लेयर के द्वारा बॉल को हिट किया गया और वो बॉल आपके ऊपर आकर लग जाती है, तो आपके पास यह ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा कि उस बॉल की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको पे करने के लिए वो प्लेयर जो है वो क्या है, लायबल है। यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि कंसेंट तो आपने किसके लिए दी थी, मैच देखने के लिए। क्या कंसेंट इस बात के लिए थी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का इस तरीके का एक्ट होता है तो उसके लिए भी आपने कंसेंट दे दी हो? ये कंसेंट एक्सप्रेस वे में तो नहीं है, लेकिन इम्प्लाइडली यह कंसेंट मानी जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब किसी कार्य को करने की आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं तो उस कार्य से जुड़ी हुई अन्य चीजें भी, इसको हम कहते हैं इम्प्लाइडली रिस्क, जो उस चीज में इन्वॉल्व होता है। यहां हमें सहमति को दूसरे अर्थ में भी समझना है कि कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। अब देखिए फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, यानी किसी भी दबाव में दी गई कंसेंट सहमति की परिभाषा में नहीं आती है। कई बार क्या होता है, तथ्यों के भ्रम में, यानी फैक्ट जो है उनकी मिस्टेक है और उस तथ्य की भूल में आपने किसी कार्य को करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, तो फिर वो क्या नहीं है, कंसेंट की श्रेणी में नहीं आता। कई बार अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, कुछ संबंध ऐसे हैं, कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिन रिलेशन में आप मना करने की स्थिति में नहीं होते। देखिए सहमति का मतलब है जब सहमत होने या न होने के लिए आपके पास राइट्स अवेलेबल है। यदि आपको कंसेंट में हाँ ही करना है, यानी कि आप कार्य को ना कहने की परमिशन ही नहीं है, तो फिर वो फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। और जब किसी कंट्रोल वे में आप कंसेंट देते हैं तो उस कंसेंट को यहाँ जस्टिफिकेशन का पार्ट नहीं माना जाता। इसका मतलब यह है कि जब आप वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के लिए जस्टिफाइड होने के लिए न्यायालय के सामने आएंगे तो न्यायालय सबसे पहली बात क्या करेगा कि क्या आप जिस कार्य को सहमति से किए जाने का दावा कर रहे हैं, क्या वह सहमति फ्री कंसेंट थी या नहीं थी। यदि कंसेंट फ्री नहीं थी तो इसका मतलब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया भी नहीं था। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि अभिव्यक्त रूप से जब हम सहमति की बात करते हैं तो अभी हमने डॉक्टर का उदाहरण दिया कि भाई सर्जन ने क्या कर दिया, आपको एक्सप्रेस वे में कहा और आपने उसकी सहमति दे दी। निहित कंसेंट जो है, यानी कि इम्प्लाइड कंसेंट जो है, इम्प्लाइड कंसेंट के उदाहरण कौन से हैं, जहां पर फुटबॉल का मैच देखने के लिए, हॉकी का मैच देखने के लिए, क्रिकेट खिलाड़ी मैच खेलने के लिए, कुश्ती के लिए कोई स्वीकृति देता है और ड्यूरिंग दी स्पोर्ट्स उसको किसी प्रकार का हार्म होता है। जैसे मान लो बॉलर ने बॉल फेंकी और किसी बल्लेबाज के लग गई, तो यहां पर क्या हुआ, वह बल्लेबाज जिसको हर्ट लगी है वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मेरे को नुकसान कर दिया। उसका रीजन क्या है, दोनों ने उस कार्य को करने की अपनी स्वीकृति दी थी और उसी स्वीकृति के अनुसरण में इम्प्लाइडली कुछ चीजें होनी स्वाभाविक थी। जरूरी नहीं है किसी के लगे, लेकिन मे भी पॉसिबल कि किसी के हाथ हो सकता है, बॉल किसी के आंख पे लग सकती है, शॉट मारने पे एम्पायर के लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सर्टेन चीजें तो नहीं है। तो जहां सर्टेनिटी नहीं है वहां पर कंसेंट जब आप किसी एक चीज के लिए देते हैं, एक्सप्रेस वे में दी गई कंसेंट के साथ इम्प्लाइड जो भी कंसेंट होती है वो कंसेंट भी पार्ट ऑफ द कंसेंट मानी जाती है। यानी कोई व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मैंने जो स्वीकृति दी थी वो
केवल उसी पर्टिकुलर एक्ट की दी थी, ये जो दूसरा एक्ट हुआ इसके लिए मैं स्वीकृत नहीं हूं। इस बात को समझने के लिए एक केस जो हमारे प्लॉट में हमें दिमाग में रखना, वो है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का केस है। वहां पर क्या है, रेस कोर्स देखने के लिए जो गाड़ियों की रेस होती है उसको देखने के लिए एक दर्शक जो है वो टिकट परचेज करता है और अंदर बैठ जाता है सीट पर। और जब वो मैच देख रहा होता है, अचानक से दो गाड़ियां जो है वो बहुत तेज गति से क्या होती है, हिट होती है, और एक गाड़ी उड़कर और उस दर्शक के जहां पर दर्शक बैठा होता है वहां तक आ जाती है और उसके कारण से उस दर्शक को हार्म होता है। जो व्यक्ति कंसेंट देके, सहमति देके उस मैच को देखने के लिए गया, उसने न्यायालय में इस बात का केस दाखिल किया कि भाई मुझे जो नुकसान हुआ है उसको पे करने के लिए ऑर्गेनाइजर जो है वो लायबल है। यहां न्यायालय ने ये कहा कि देखिए, जब कोई व्यक्ति मैच देखने के लिए जाता है तो इस बात का पूर्वानुमान वह लगा सकता है। देखिए, किसी भी कार्य को करने के साथ जो रिस्क अवेलेबल होता है उस रिस्क की भी सहमति चली जाती है। जैसे मैच देखने के लिए गया तो यह संभव है कि वह गाड़ी जो है वो टकराएगी, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है गाड़ी टकरा जाए, गाड़ी टकराने की वजह से उसका कोई पार्ट आपके ऊपर आकर गिर सकता है। ये चीजें पार्ट ऑफ द रिस्क है। जब आप कंसेंट देते हैं तो इम्प्लाइडली ये कंसेंट भी उसमें शामिल मानी जाती है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना किया कि जब दर्शक के द्वारा मैच देखने के लिए अपनी स्वीकृति दी गई तो ये जो क्षति है उस कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। उसका कारण यह है क्योंकि वह खुद वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया कर रहा है। उसने खुद कार्य करने की सहमति दी है और उस सहमति के अनुशीलन में, उस सहमति के अनुकरण में यदि कोई प्रकार का हार्म होता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। इसी प्रकार एक केस और है पद्मावती वर्सेस दुगांतिका का। पद्मावती वर्सेस दुगांतिका का जो केस है उसमें एक जीप ड्राइवर जो है वह पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकता है। वहां पर जब पेट्रोल भराने के लिए जा रहा होता है, रास्ते में उसे दो व्यक्ति मिलते हैं और वो दोनों व्यक्ति जो है वो अनजान होते हैं और वो लिफ्ट मांगते हैं। जब लिफ्ट मांगी जाती है तो वह व्यक्ति उन्हें जीप में बैठने की अनुमति दे देता है। बाय द वे, जब वहां से रवाना होता है तो जीप में उसका जो पहिया होता है उसका कोई एक पार्ट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है और उस दौरान गाड़ी जो है वो क्या होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है। चक्का खुलता है और गाड़ी जो है वो मिसबैलेंस होती है और नुकसान होता है। तो इस कारण से जीप का जो मालिक है वह न्यायालय के सामने यह केस आता है कि भाई ड्राइवर ने जो कार्य किया था वह उस कार्य के लिए जिम्मेदार है या नहीं। अब यहां पर देखिए, वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया का रोल कहां है। जो दो अजनबी व्यक्ति जो वहां पर बैठे वह अपनी सहमति से बैठे। यहां पर यह सहमति जो है, यह सहमति फ्री ऑफ कंसेंट थी। जीप के ड्राइवर ने उन्हें नहीं कहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपनी सहमति से, लेकिन यहां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को फ्री हैंड कर दे। एक व्यक्ति के द्वारा दी गई सहमति दूसरे व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं देती कि वो लापरवाही कर ले। नेग्लिजेंसी इन्वॉल्व है तो फिर क्या होगा, लायबिलिटी भी होगी। वहां आप बचाव नहीं ले सकते सहमति का। कोई भी व्यक्ति, जैसे डॉक्टर का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, एक्सप्रेसवे में डॉक्टर ने आपसे कहा कि भाई हो सकता है इसमें देखिए किसी भी प्रकार का हार्म हो सकता है, और उसके अनुशीलन में व्यक्ति जो है वो कंसेंट लेटर पे साइन कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर लापरवाह होकर कार्य कर ले। किसी भी व्यक्ति को जब आप कार्य करने के लिए स्वीकृत करते हैं तो वह उसकी स्किल को यश होता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको यश कहा जाता है। कंसेंट किस चीज की है, आप ये नहीं कहते किसी मैच को देखने के लिए जाते वक्त कि हाँ आप मेरे को बॉल मार दे। मान लो कोई वहां ग्राउंड से सीधे बॉल फेंकना शुरू कर दे और वो आपको लग जाए, तो ये चीज उसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर क्या चीज है, जब वो व्यक्ति अत्यंत सावधानी और सतर्कता से कार्य कर रहा है, प्रॉपर ड्यूटी टू केयर एंड कॉशन बरत रहा है, और बावजूद उसके घटना घटित होती है तो उस बात की कंसेंट भी आपके द्वारा दी गई है, तो फिर न्यायालय उसको क्या नहीं मानता, लायबल नहीं मानता। उसका रीजन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन का बेसिक क्या है। कंसेंट तो बेसिक है, लेकिन वह कंसेंट जिस व्यक्ति को दी गई थी उसके द्वारा नेग्लिजेंसी नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि यदि आपकी स्वीकृति पर लापरवाही इन्वॉल्व हो गई है तो वहां पर फिर क्या होगा,
आप उसके लिए लायबिलिटी का आधार बन जाएंगे, यानी कि ये जो आप अभी जस्टिफाइड बता रहे हैं उसको, वो एडवर्स चला जाएगा, वहां पर आपको टॉर्टियस लायबिलिटी के तहत लायबल होना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर सामान्य सावधानी रखे जाने की अपेक्षा की जा सकती है। एक जीप ड्राइवर क्या था, ड्रिंक किया हुआ नहीं था, लापरवाही से गाड़ी नहीं चला रहा था, और किसी भी प्रकार से और कोई एरर नहीं था। जीप में जो टेक्निकल एरर आया वो भी इन जनरल सावधानी का पार्ट नहीं है। सामान्य रूप से जो सावधानी बरतनी चाहिए थी उसके तहत वो नहीं आ रहा था, इसके कारण से जो नुकसान हुआ उस कार्य के लिए ऐसे मामलों में न्यायालय हमेशा क्या करता है कि प्रतिवादी से अपेक्षा करता है कि सामान्य यदि कर्तव्य है तो वो कर्तव्य का अनुपालन होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए कोई भी व्यक्ति कितना एज्यूम कर सकता है। एक व्यक्ति बरसात आ सकती है इसके लिए क्या कर सकता है, एक अम्ब्रेला साथ में रख सकता है, लेकिन क्या एम्बुलेंस साथ में रखेगा क्या कि यदि बरसात आई तो मैं डूब गया तो कुछ मेरे को बचाने के लिए साथ में एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। ये क्या हो गया, एक्सट्रीम लेवल की आपकी अपेक्षा हो गई। साधारण सी जो रिस्क है उस साधारण रिस्क के लिए साधारण बचाव होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से बचाव करता है। ये पूर्वानुमान जो है इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे कि जब आप अपकर्त्य के तहत हम कोई कार्य करते हैं तो आपको लायबल तब माना जाता है जब आप सामान्य रूप से उस कार्य के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति कार्य करते समय जिस बात का अनुमान लगा सकता है वह फोर्सी जो है, वह फोरसाइट जो है, वही उसकी लायबिलिटी का आधार है। यदि मुझे पता है कि ऑपरेशन करने के दौरान जिन इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जा रहा है वो स्टेलाइज होने चाहिए और बिना स्टेलाइज वेपन्स के इक्विपमेंट्स के ऑपरेट कर दिया गया है, तो इसके लिए लापरवाही 100% किसकी हुई, डॉक्टर की लापरवाही। तो कंसेंट इसका बचाव नहीं है क्योंकि स्वीकृति तो दी है उसने, लेकिन डॉक्टर के द्वारा किया गया कार्य अपने आप में प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया देखने से पता चलता है कि नेग्लिजेंट है। यदि लापरवाही इन्वॉल्व है तो कंसेंट मायने नहीं रखती। यहां एक अन्य केस में जहां पर एक फोटोग्राफर जो है वह रेस ट्रैक के पास खड़े होकर फोटो खींच रहा है। आप देखते हैं जब भी कैमरामैन जो है वो मैच को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत पास से क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। अब घोड़ा जो है वो तेज रफ्तार से क्या करता है, टर्न करता है, और घोड़े के तेज रफ्तार से आते हुए देखने के कारण से वह जो फोटोग्राफर है वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण से वह ट्रैक पर गिर जाता है, डर जाता है। उसको लगता है कि कैमरे के सामने वो घोड़ा आ रहा है और वो ट्रैक के ऊपर आ जाता है और उसको नुकसान होता है। अब देखिए सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किस चीज का सावधानी बरत सकता है कि भाई जो कोर्स बनाया गया है वह प्रॉपर वे में बना हुआ होना चाहिए। अब इसकी कोई उम्मीद नहीं करता कि अचानक से कोई घोड़े को देखकर डर जाएगा और ट्रैक पर आके गिर जाएगा, तो ट्रैक पर आकर गिरना जो है वो एबनॉर्मल चीज है। तो ऐसी कंडीशंस में सामान्य रूप से न्यायालय जो है वो क्या करता है, वादी को इस बात का बचाव देता है कि प्रतिवादी के द्वारा किया गया जो कार्य था वो कहीं ना कहीं क्या था, वादी के द्वारा दी गई कंसेंट का पार्ट था, यानी कि एक तरीके से जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉर्ट। अब देखिए वॉलंटरी नॉट इंजुरिया में सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजों को हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात कि जिस सहमति की आप बात कर रहे हो वह सहमति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सहमति को जिस तरीके से फ्री किया गया है वही कंडीशन यहाँ पर टॉर्ट में भी है, यानी वह तथ्यों के भ्रम में नहीं होनी चाहिए, वह किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, वो दबाव बना के नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आपने गलत राय दे दी और उस गलत राय के अनुसरण में उसने कार्य कर लिया, फिर नुकसान हो गया, तो उस नुकसान के लिए जो है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा है, वो पानी पीने के लिए कहता है, उसको पता है कि ये पानी खराब है और जानबूझकर वो क्या कहता है, उसको कहता है पानी पी ले, बाद में कहे कि इसने अपनी कंसेंट से पानी पिया है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस आ गया। आपने क्या किया, तथ्यों के भ्रम में, उस व्यक्ति ने जो कंसेंट दी, उसने जो सहमति दी, वो कहीं ना कहीं तथ्यों के भ्रम में दी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में कई बार देखिए जब आप सहमति देते हैं तो सहमति देते समय हमें इस बात को साबित करना पड़ेगा कि आपके द्वारा जब बचाव लिया जा रहा है, डिफेंड किया जा रहा है इस बात को कि जो टॉर्ट हुआ था वह टॉर्ट जो है वो उस कंसेंट के अनुसरण में हुआ है,
तो वहां पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उस कंसेंट को लेते समय किसी भी प्रकार का दबाव जो है, मैंने अभी आपको क्लियर किया, नियंत्रण के अधीन दबाव नहीं होता। मैंने आपको कह दिया कि आपको ये काम करना है, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, आप उस कार्य को करते हैं, तो ये कंसेंट के साथ किया गया कार्य नहीं है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आपके माता पिता आपको किसी कार्य को करने के लिए कहे, आपका नियोक्ता, आपका एम्प्लॉयर आपको किसी कार्य को करने के लिए कहे और आप उसके अनुसरण में यदि कार्य करते हैं, तो ये एक तरीके से क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट के साथ में एक चीज और इन्वॉल्व होगी, वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब आप किसी असामयिक प्रभाव के कारण से, असम्यक प्रभाव की वजह से कंसेंट देते हैं, तो वहां पर फिर आपकी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। सामान्य रूप से न्यायालय क्या करता है, ऐसे केसेस में कंसेंट को क्लियर करता है कि क्या कंसेंट जो है वह उस कार्य के लिए थी और वह फ्री थी या नहीं थी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अवैध कार्य के लिए अपनी सहमति देता है, तो पहली चीज तो क्लियर होती है कि कंसेंट क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि किसी अवैध कार्य की सहमति नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना, सहमति किसी वैध कार्य को ही जस्टिफाइड करवा सकती है, अवैध कार्य के लिए सहमति का प्रभाव इतना बड़ा नहीं है कि सहमति से किया गया है तो वो सीधा अवैध को वैध बना दे, यानी इलीगल एक्ट को लीगल नहीं बना सकती। आपने यदि अवैध कार्य किया है तो वह ऐसी कंडीशन में अपने आप में आपको लायबल बनाता है। वहां पर आप इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि मेरे द्वारा जो कंसेंट दी गई थी वह कंसेंट जो है वह उसके प्रभाव में थी। अवैध कार्य का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को अपने ही घर में चोरी करने के लिए कहता है कि भाई मेरे पिताजी मेरे को पैसे नहीं दे रहे, तो तू कल 8 बजे पापा सो जाते हैं उस समय आना और मेरे घर से चोरी करके चले जाना, चाबी जो है वो यहाँ पड़ी है। और वो चोरी करने के लिए घर में घुस जाता है, पिताजी की आंख खुल जाती है, वो पकड़ लेता है उसे। अब वो व्यक्ति जिसने की वह नुकसान उस घर में किया, ट्रेसपास कर लिया एक तरीके से, अब वो इस बात का बचाव लेता है कि मैंने जो ये कार्य किया वो तो विद कंसेंट किया है। सहमति किसी भी कार्य को क्या नहीं बनाती, वैध नहीं बना सकती। न्यायालय ऐसे केसेस में हमेशा लायबल मानता है, यह बचाव नहीं दे सकता कि किसी भी प्रकार से एक अवैध कार्य था तो भी आपको बचाव मिल गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, केवल जानकारी सहमति नहीं है। अब देखिए इस बात को हमें बहुत क्लियर करना है, केवल जानकारी सहमति नहीं है का मतलब 3 चीजें, नॉलेज ऑफ द रिस्क। देखिए नॉलेज ऑफ द रिस्क का मतलब क्या है, और एक शब्द आता है कंसेंट ऑफ द रिस्क। सावधानी आप किस चीज की रख सकते हैं, जब भी आपको खतरा महसूस होता है तो आप क्या करते हैं, उस खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतते हैं। अब सावधानी बरतने के लिए नॉलेज ऑफ द रिस्क अनिवार्य है। आपको जानकारी नहीं है किसी खतरे की तो सावधानी कैसे बरतोगे। आपको पता चले जब आप ड्राइव कर रहे हैं मान लो हिल स्टेशन पर, तो उस हिल स्टेशन में आपको जगह जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर पहाड़ गिरने का खतरा है, बोर्ड लगा हुआ, यहाँ बहुत गहरे मोड़ है, यानी कि यू टर्न बहुत बड़ा है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको सावधान करती है। सावधान किस लिए करती है, क्योंकि आपको नोटिफाइड कर दिया गया है। जब आप किसी ऐसे कार्य को करते हैं कि करते समय आपको पता है कि उस कार्य में रिस्क इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप कंसेंट देते हैं तो वह नॉलेज ऑफ द रिस्क भी होता है, विद कंसेंट ऑफ द रिस्क होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, नॉलेज ऑफ द रिस्क तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंट ऑफ द रिस्क भी दे दिया। यहां पर सहमति वाद, किसी भी वाद में खतरे की जानकारी होना स्वेच्छा खतरा उठाने की सहमति देना नहीं माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर स्मिथ वर्सेस बेकर का केस इसमें आपको दिमाग में रखना है, जहां पर प्रतिवादी जो है वह चट्टान काटने के एक जो जगह थी वहां पर ड्रिल मशीन का काम करता था और उसकी नियुक्ति थी वहां पर। पत्थर जो है उसको काटने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। वो व्यक्ति जहां पर बैठा था उसके ठीक ऊपर से ये कार्य चल रहा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पत्थर जा रहे हैं।
यहां पर सबसे पहली चीज क्या हुई, कंसेंट ऑफ द रिस्क और नॉलेज ऑफ द रिस्क। पहली चीज क्लियर है कि ये नॉलेज ऑफ द रिस्क है। नॉलेज ऑफ द रिस्क क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि वो जहां पर बैठकर काम कर रहा है उसके ऊपर से रोज पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वह पत्थर जो है वो गिर जाए और गिरेगा तो उसे नुकसान हो सकता है। बाय द वे, एक दिन वह पत्थर जो है वो उसके ऊपर गिरता है और वो न्यायालय में केस सबमिट करता है अपनी कंपनी के खिलाफ और उसे ये कहता है कि मुझे आपके द्वारा जो ये कार्य किया गया इसमें जो नेग्लिजेंसी की गई उस नेग्लिजेंसी के लिए लायबल ठहराया गया। यहां पर जो नियोक्ता है वो एक बचाव लेता है, इसका वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, यानी स्वेच्छा से उठाई गई हानि का। वो ये बचाव लेता है कि देखिए आपके द्वारा जो कार्य किया गया वह प्योरली क्या था, आपको जब अपॉइंट किया गया तब आपको पता था कि आप ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर पत्थर जो है काटे जाते हैं, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो इसमें यह संभावना है कि पत्थर जो है वो गिर जाए। ह्यूमन बीइंग है, एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, गिर सकता है। न्यायालय ने कहा कि ये केवल नॉलेज ऑफ द रिस्क है। जब कोई व्यक्ति खतरे की जानकारी होने के बावजूद उसकी कंसेंट दे देता है तो उसने कंसेंट केवल नौकरी करने की दी है, उसने इस बात की कंसेंट थोड़ी दी थी कि यदि पत्थर उसके ऊपर गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसेंट नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है। जब मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सहमति इंप्लाइडली होती है कई बार और कई बार क्या होती है एक्सप्रेस वे में होती है, तो जहां एक्सप्रेस वे में सहमति है इसका मतलब ये नहीं है इंप्लाइडली कुछ ऐसी चीजें शामिल हो जाए जो कि पार्ट ऑफ द रिस्क था ही नहीं। नॉलेज ऑफ द रिस्क तो था, लेकिन जब उसने कंसेंट दी, जब उसने सहमति दी, तो सहमति देते समय जो है वह इसका पार्ट नहीं थी। यानी जब आप वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बचाव लेना चाहते हैं तो हमें तीनों चीजों को साबित करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या कि सहमति जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। दूसरी, अवैध कार्य की सहमति उसे वैध नहीं बना सकती। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो कार्य किया गया था, सहमति से जो कार्य किया गया था, वह केवल नॉलेज ऑफ द रिस्क था या कंसेंट ऑफ द रिस्क था। यदि कंसेंट ऑफ द रिस्क है, फ्री कंसेंट है, इलीगल कार्य के लिए नहीं है, तो ये तीनों चीजें इस बात को साबित करेगी कि आपका एक्ट वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए, यदि स्वेच्छा से उठाई गई हानि जो है वह टॉर्ट का अपवाद है, यानी कि एक तरीके से जस्टिफिकेशन है, उसी प्रकार खुद वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया के भी कुछ अपवाद है। यानी किन कंडीशंस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगा, तो उसमें सबसे पहला क्या है, मजबूरी में, जालसाजी में, फौटवर्टी में, या किसी व्यक्ति को दबाव में डालकर आपने क्या कर ली है, सहमति हासिल कर ली है, या प्रतिवादी जो है वह लापरवाह है। अब देखिए, जब आप बचाव ले रहे हैं कंसेंट का और प्रतिवादी जो है वह लापरवाह है, तो मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर को आपने कंसेंट दे दी, इसका मतलब दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और अब यदि कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए वो के दौरान यदि टावर छोड़ दिया जाए तो ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि ये एक्ट जो है ये एक्ट जो है वह सही नहीं है। यहां पर नेग्लिजेंस को अलग से साबित करने की जरूरत नहीं है। एक्ट अपने आप में इस बात की स्वीकृति, इसको हमने पीछे पढ़ा भी था, हम दोबारा भी इसको रिपीट करेंगे रिवाइज इस कोर्स में, रेस इप्सा लेक्विटा, स्वयं इस बात का प्रमाण होती है कि वह देखने से पता चल जाता है। जैसे रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए बियर पी के कोई गाड़ी चला रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो ये घटना खुद जो है वो नेग्लिजेंट एक्ट है। तो नेग्लिजेंसी ऑफ दी जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इसको लाइबिलिटी में हम मानती है। तीसरी बात, जो बचाव, रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं, बचाव के कार्य क्या है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को
बचाने के लिए एक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली आपकी कंसेंट उसमें होगी। जैसे मान लो आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपको अचानक लगे कि बाहर धुआं निकल रहा है एक घर से और आपको ऐसा महसूस हो, आप उस घर के अंदर देखते हैं कि हाँ पानी डालने से शायद आग बुझ सकती है, और आप सामने वाले मकान में जाकर वहां से पानी जो है वो छोड़ते हैं और वो पूरा धुआं जो है वो निकलना बंद हो जाता है। बाद में मालिक आता है, मालिक गेट खोलता है, वो देखता है, वो कहता है कि उसका सारा जो सामान था वो रुई का काम कर रहा था, वो पूरी की पूरी रुई उसकी खराब हो गई और उसको और भी हानि हो गया। अब वो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में केस करता है क्योंकि उसके द्वारा विद कंसेंट कार्य किया गया था। जब कोई व्यक्ति सहमति से कार्य करता है तो उसके नुकसान को उठाने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा कि बचाव के केसेस में, रेस्क्यू केसेस में आप इस बात को क्या नहीं कर सकते, लाइबिलिटी का आधार नहीं बना सकते। इसका मतलब बचाव के जो मामले हैं वो भी एक तरीके से इसका अपवाद है। अब देखिए इसमें एक और बचाव कि कई बार हम इन नटसेल यदि हम इस वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो हमें क्या कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की अपनी सहमति प्रदान करता है, यानी कि वो अपनी कंसेंट दे रहा है, तो उस कंसेंट के अनुपालन में, उस कंसेंट के अनुसरण में जो भी उसके एडवर्स इफेक्ट है उसको भुगतने के लिए वो लायबल है। यानी कि फिर वह इस बात को कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता। दूसरी बात, कंसेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कंसेंट इलीगल एक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। कंसेंट फ्री कैसे होगी वो हमने देख लिया कि जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट की जो डेफिनेशन है कि वो इलीगल एक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, वह फ्री अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, वह बच्चों के भ्रम में नहीं होनी चाहिए, वो असमय प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, दबाव में नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें जो है वो फ्री कंसेंट का पार्ट मानी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि सहमति दी गई है तो वह नॉलेज ऑफ द रिस्क नहीं होना चाहिए बल्कि कंसेंट ऑफ द रिस्क होना चाहिए। जहां नॉलेज ऑफ द रिस्क और कंसेंट ऑफ द रिस्क दोनों में फर्क है। अब देखिए जैसे मैंने आपको क्रिकेट बॉल का उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए गया और वहां पर बॉल लगी। अब मान लो कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और एक बॉल ऊपर से आकर उस बाहर जा रहे किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती है, तो वहां पर उसकी कंसेंट नहीं है, वो एक्सीडेंटल केस है। लेकिन जब आप मैच देखने के लिए गए और वहां पर जिस पेवेलियन पर आप बैठे हैं उसके ऊपर कोई रोशनदान गिर जाए, तो ये चीज जो है ये नेग्लिजेंसी ऑफ द एक्ट है। वहां पर इम्प्लाइडली कंसेंट नहीं है। जो एक्ट किया गया उसकी स्वीकृति आपने मैच देखने के लिए दी, उससे जुड़ी हुई चीजें कि बॉल गलती से आपके ऊपर आकर लग जाए, कंसेंट है। भीड़ की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है, कंसेंट है। वहां पर आपको कोई मैच देखते वक्त आपको कोई परेशानी हुई है, वो कंसेंट है। लेकिन जहां पर ड्यूटी जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ड्यूटी है कि प्रॉपर वे में वो मैच आप देख सके, ये सारी व्यवस्था किसकी थी, उस कमेटी की थी। तो जो ऑर्गेनाइजर है वो इस बात के लिए लायबल है। यदि मान लो रोशनदान गिर रहा था और एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धक्का देता है जिससे कि वो रोशनदान उसके ऊपर ना गिरे, तो यहां क्या हो गया, रेस्क्यू केसेस, बचाव का कार्य। अब देखिए वो रोशनदान तो उसके ऊपर गिरा नहीं, लेकिन आपने धक्का दिया, धक्का देने से वह व्यक्ति जो है वो 2 कुर्सियों से नीचे गया और उसकी टांग टूट गई। अब यहाँ पर टांग टूटने के लिए भी ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है। वो इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि हमने थोड़ी किया, एक्ट तो किसने किया, एक्स व्यक्ति ने किया है, और एक्स ये कहे कि मैंने तो मेरी कंसेंट से किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है वह एक तरीके से उसका अपवाद बन जाता है जब आप किसी कार्य को बचाव के रेस्क्यू केसेस के तहत कर रहे हैं। यहाँ पर न्यायालय जितने भी ऐसे केसेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक केस बताया था कि एक घोड़ा गाड़ी मान लो अनियंत्रित तरीके से एक घोड़ा जो है वो सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा है और कोई सिपाही ये देखता है कि यार कहीं घोड़ा जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे, वो मेहनत मशक्कत करके कैसे करके उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर चढ़ता है, लेकिन घोड़ा उसको फेंक देता है और उसको बहुत हार्म होता है, उसके हाथ पैर की लग जाती है। अब वो न्यायालय में जब कंपनसेशन की मांग करता है तो वो घोड़े का मालिक उसको ये कहता है कि भैया मैंने कौन सा तेरे को लिख के कहा था कि तू इस घोड़े को नियंत्रण में कर, तेरे क्या काम था। तो यहाँ पर न्यायालय क्या कहेगा, यह कार्य बचाव के कार्य की श्रेणी में आता है। जब आप किसी कार्य को रेस्क्यू केसेस में करते हैं तो उस समय कंसेंट इन्वॉल्व होती है, लेकिन आप वॉलेंटरी नॉन इंजूरिया के बचाव के रूप में, उसके अपवाद के रूप में से
मानते हैं। अब यहाँ पर चाहे घोड़ा गाड़ी वाला केस है, या जहां पर कई बार क्या होता है कि कुछ संविधाएं ऐसी होती है जहां पर शर्त या सूचना किसी व्यक्ति की लापरवाही के कारण से, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक कंडीशन आप दे रहे हैं और वो कंडीशन जो है वो लापरवाही पूर्ण तरीके से है और उसका बचाव नहीं ले पाती है, तो इन सारी कंडीशंस में जो है वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू होता है। इसको कहते हैं ऐसे कार्य जो एक तरीके से क्या है, सहमति से किए गए। ये पूर्ण रूप से बचाव की श्रेणी में आता है। इस वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया में आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? दोनों केसेस का नाम बता दीजिए फिर से। क्या केस लॉज का नाम? केस लॉस देखिए, शुरुआत से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया की सीधी डेफिनेशन तो क्या हुई कि सहमति से किए गए कार्य, यानी विद द कंसेंट। यदि आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो उसमें सहमति को हमें परिभाषित करना है। सहमति दोनों तरीके से हो सकती है। सबसे पहली कौन सी है? एक्सप्रेस कंसेंट। एक्सप्रेस कंसेंट जो है वहां पर हम क्या करते हैं, अभिव्यक्त रूप से सहमति देते हैं। और इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब है जहां पर सहमति तो है लेकिन वह किसी दूसरी एक्सप्रेस सहमति का पार्ट बन जाती है। तो पहला केस हमने देखा हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का। हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड का जो केस है वो कौन सा है? कार रेस का केस है, जहां पर दर्शक जो है कार रेस देखने के लिए जाता है और वहां वह क्षतिग्रस्त होता है। दूसरा केस जो है वो है पद्मावती वर्सेस दुगांतिका। पद्मावती वर्सेस दुगांतिका का जो केस है वो जीप ड्राइवर वाला केस है, जहां पर जीप का एक्सीडेंट होता है ड्यू टू कोई पहिए में कोई खराबी होती है उसके कारण से। फिर हमने केस देखे थॉमस का जो केस है, थॉमस वर्सेस क्वारंटाइन का केस है, जहां पर शराब बनाने की जो भट्टी होती है वहां पर एक उबलते हुए टब का ढक्कन हटाने की कोशिश कर रहा होता है एक व्यक्ति, और ढक्कन जो है वो इस तरीके से फंस जाता है कि वो उसको निकालने की कोशिश जब करता है तो कुछ ज्यादा जोर लगाता है और उस दौरान वह ढक्कन जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म कर देता है। तो यहां पर क्या है, ये स्वेच्छा से उठाया गया खतरा है। जब आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप इन्वॉल्व हैं। तो ये तीनों केसेस जो है ये एक तरीके से इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट में आपको डाल दें। उसके बाद में हमें बताना है कि कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया को साबित करने के लिए आवश्यक है। उसमें सबसे पहली थी वो थी स्वतंत्र सहमति, यानी कंसेंट जो है वो क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस सटवेल का जो केस है, इसमें क्या था कि जो विस्फोटक लगाए गए थे वो एक तरीके से जो व्यक्ति खादान में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि यहाँ पर पहाड़ों को काटने के लिए विस्फोटक लगाए जाते हैं और उससे पहाड़ को उड़ाया जाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो रूल्स और रेगुलेशन में रहते हुए बिना उसकी परमिशन के और जानबूझकर उस एरिया में जाता है और वहां पर क्या होता है, अचानक से विस्फोट होता है और उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पर न्यायालय ये कहता है कि जब एक व्यक्ति रूल्स रेगुलेशन से किसी पत्थर को काटने का काम कर रहा है और जो व्यक्ति वहां से गुजरता है या जो व्यक्ति वहां पर बिना परमिशन के जा रहा है तो वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कर रहा है। तो इंपीरियल जो केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस सटवेल का केस है ये इस बात का है कि जहां पर सहमति स्वतंत्र रूप से दे दी गई है तो वहां पर फिर कंसेंट जो है वो मायने रखती है, इसलिए वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का बचाव मिल जाएगा। फिर अवैध कार्य की सहमति नहीं हो सकती। दूसरा जो पॉइंट था कि अवैध कार्य की, उसमें एक तरीके से हमें यह ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात का लाइसेंस नहीं देता कि वो अवैध कार्य करे। यदि आपने किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए स्वीकृति दी है तो अपराध करने का लाइसेंस देने का अधिकार आपको नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध कर ले और आप उसको लाइसेंस दे रहे हैं। आर वर्सेस डॉनवेन का केस है जिसमें न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध कार्य कर रहा है तो चाहे वो किसी की भी कंसेंट से कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपने घर में चोरी करने के लिए किसी को स्वीकृति नहीं दे सकता। तो फिर आता है कि केवल जानकारी जो है वो सहमति नहीं है, यानी नॉलेज ऑफ द रिस्क जो है वो कंसेंट ऑफ द रिस्क नहीं मानी जाएगी। इस मामले में मेन रूप से क्या है कि जहां पर न्यायालय जो है वो स्मिथ वर्सेस बैग का जो केस हमने किया
कि पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का जो केस है, इसमें क्या था, स्मिथ वर्सेस बैक के केस में न्यायालय ने यह तय कर दिया कि ये नॉलेज ऑफ द रिस्क का पार्ट है, कंसेंट ऑफ द रिस्क इसको नहीं माना जाएगा। फिर लिमिटेशन ऑफ द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सीमाएं क्या है, कब वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया लागू नहीं होगा, उसमें हमने 4 पॉइंट किए। मजबूरी में, जालसाजी में, 420 में यदि कंसेंट दी गई है, प्रतिवादी के द्वारा कंसेंट देने के बाद में लापरवाही बरती गई है, और जहां पर रेस्क्यू केसेस है। तो देखिए, प्रतिवादी के द्वारा लापरवाही बरती है तो ऐसे सारे उदाहरण जो मेडिकल नेग्लिजेंसी के सारे केस इसके अंदर आएंगे। बीपी शांता का केस है। उसके बाद में बचाव के जो मामले हैं, बचाव के मामले में हैन वर्सेस हॉर्वुड का जो केस है वो इंपॉर्टेंट है, जहां घोड़ा जो है वो दौड़ रहा होता है सड़क पे और एक व्यक्ति उसको बचाने की रोकने की कोशिश करता है और उसके दौरान उसको नुकसान होता है, तो न्यायालय ने उसमें से ये माना कि ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया नहीं है। ये आपके वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया और इसके 8-10 जो ये केसेस जो है वो आपको उसमें लिखने हैं। तरीका यही होगा, पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट के बाद में उसकी लिमिटेशंस। कोई क्वेश्चन हो? सर हेलो हाँ बोलिए। सर, ये ना 20 तारीख से एग्जाम है क्या अपने फर्स्ट ईयर के? किसके? अपने LLB के अभी फर्स्ट तक ईयर कोई के। डेट नहीं है फर्स्ट ईयर। सर ये फर्स्ट जो ईयर की अखबार कोई में आया डेट ना नहीं है। सर, अखबार में है ना सर, हाँ? 20 सितंबर से सबके पेपर है, अखबार में आया है। 20 अक्टूबर क्या? सितंबर। हाँ, अक्टूबर में तो पेपर होंगे। का है। मैंने देखा इस 20 की बात कर रहे हो आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। अक्टूबर में पेपर होंगे आपके। यदि 20 तारीख आई है, मैंने अखबार देखा नहीं है, यदि आई है तो वो सही होगी डेट। अक्टूबर में पेपर होने हैं, 20 अक्टूबर को हो सकता है पेपर हो आपको। टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। सर, ये लिमिटेशन में रीजन थे मजबूरी, लापरवाही, रेस्क्यू और एक और क्या था? क्या? लिमिटेशन में रीजन थे हाँ। लापरवाही, मजबूरी। देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि कार्य आपने मजबूरी में किया है या फिर 420 हुई है आपके साथ में, यानी कि किसी को गलत इंफॉर्मेशन देके और आपने कंसेंट ले लिया, सबसे पहली। दूसरी लिमिटेशन है कि प्रतिवादी लापरवाह था, नेग्लिजेंसी ऑफ द डिफेंडेंट। आपने जिसको कंसेंट दी, जैसे डॉक्टर वाली दिमाग में रखनी है कि आपने डॉक्टर को ऑपरेट करने के लिए कहा और डॉक्टर ने क्या कर दिया, लापरवाही बरत ली। तीसरी है रेस्क्यू केसेस, बचाव के कार्य, यानी जब आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं तो वहां कंसेंट जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति को बचाव नहीं लेने देगी। ठीक है? हेलो, यस सर। हेलो बोलिए, और कोई क्वेश्चन? सर, आपने एक बार क्लास में एक एग्जांपल दिया था जिसमें वो जलती हुई फुलझड़ी वाला केस था सर, वो एक के बाद में बी कौन सा? सी ई तक जाती है, जलती हुई फुलझड़ी फेंकता हाँ है हाँ हाँ बी के पास, हाँ हाँ सर वो एक चेन बन जाती है। हाँ तो हाँ। सर उसका वो क्या था सर? वो तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि ए के द्वारा, जब ये किस लिए था, उसका रीजन ये था कि जब आप किसी कार्य को करते हैं, जो अभी हमने बात की ना कि नॉलेज ऑफ द रिस्क, जब आप कार्य को करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका कार्य कितना खतरनाक है, उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है और उसके लिए आपको कितना सावधान होना है। अब जलती हुई जो फुलझड़ी है वो आप क्या करते हैं, खिड़की से बाहर फेंकते हैं और एक व्यक्ति जो है उसको उठाकर किसी दूसरे पे, ए जो है वो बी पर, बी सी पर, सी डी पर और डी जो है वो ई के ऊपर फेंकता है। अब यहां पर लाइबिलिटी ऑफ ई तो सामान्य रूप से हमें पता ही है कि भाई ई ने जो कार्य किया है वह डी ने जो कार्य किया है वो ई को नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन ए के द्वारा जब कार्य किया गया था तब इस बात का रिस्क इन्वॉल्व था कि हो सकता है कि वह फुलझड़ी किसी के ऊपर गिर जाए और उसको किसी प्रकार का हार्म हो जाए। जब आप किसी कार्य को करते हैं और करते समय आपको नॉलेज ऑफ द रिस्क है, आपको पता है और उस रिस्क के अनुपालन के अनुसार आपने स्टैंडर्ड केयर एंड कॉशन नहीं बरती है, नेग्लिजेंसी बरत ली है, तो उस नेग्लिजेंसी के लिए आप लायबल होंगे। आप इस बात का बचाव नहीं ले सकते कि कोई नुकसान मेरे द्वारा नहीं हुआ है,
वो जो इंजूरियस एंटेम्पटम हमने किया पिछली क्लास में, कि जब आप किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या उस विधिक अधिकार के उल्लंघन से उसे नुकसान हुआ या नहीं हुआ। यदि नुकसान नहीं हुआ है तो भी लायबिलिटी बरकरार रहेगी। ए के द्वारा किए गए एक्ट से कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ डी के द्वारा किए गए एक्ट से ई को। इस कारण से ई के नुकसान के लिए ए लायबल होगा, क्योंकि ए जब कार्य कर रहा था उसे नॉलेज था कि उसके कार्य का यह परिणाम हो सकता है। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो कि हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज को और अधिक क्लियर करेंगे। ये एग्जांपल जो है वो मैंने उसमें दिया था। सर अगर इसमें ए ने वो फुलझड़ी जलती हुई खिड़की से बाहर फेंकी और वो नीचे गिर गई, बी को हार्म नहीं हुआ, बी ने खुद अपने आप जमीन से उठाकर सी की तरफ फेंकी, तो सर ये वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया नहीं होगा सर? नहीं, वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया कहां है? यहां तो बी भी लापरवाह है, बी सी के लिए, सी डी के लिए, डी ई के लिए। चूंकि एक्चुअल लॉस ई को हुआ है तो ई जो है उसके लिए वो सभी व्यक्ति क्या है, एक तरीके से पार्ट एंड पार्सल हो गए। लेकिन ए का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि एक्ट को जेनेसिस जो है, उत्पत्ति किसने प्रदान की, कार्य का पहला चरण कहां था, वो वहीं पर। इसलिए हमने ए को ई से कनेक्ट सर किया। डी चाहता तो सर इस चेन को रोक सकता था। हाँ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब घटना को रोकने का अंतिम अवसर किसी के पास में है, लेकिन यहां ई के पास में तो कोई अवसर नहीं था ना भाई। ई को जो नुकसान हुआ है ना, वो बचाव ए जो है वो अपना डिफेंस कहां लेगा कि बी का भी इन्वॉल्वमेंट तो कंट्रीब्यूट हो सकती है नेग्लिजेंसी। ए अपनी नेग्लिजेंसी से नहीं बच सकता। ए ये कह सकता है कि जो ई को नुकसान हुआ है उसके लिए बी, सी और डी और ए, यानी कि ए बी सी डी, ये चारों के चारों जो है वो कंट्रीब्यूट नेग्लिजेंसी के लिए लायबल है, योगदायी उपेक्षा के लिए लायबल है। लेकिन ए अपनी जो लायबिलिटी है उससे बचाव नहीं ले सकता। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सर।